नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश विशेष, जिसमें हम जीएस वर्ल्ड के उत्तर प्रदेश प्री और मेंस के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। प्रश्न 20, उत्तर प्रदेश को कृषि अभिमुखी प्रदेश बनाने में यहाँ पाई जाने वाली समृद्ध मृदा प्रचुरता का अहम रोल है। इस कथन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली मृदा का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। उत्तर देख लेते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के विखंडन, वियोजन व वनस्पतियों के अवसादों के संयोजन से होता है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग 2/3 भाग गंगा तंत्र की धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की गहरी परत से ढका हुआ है। अत्यधिक उपजाऊ या जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी दोमट प्रकार की है। राज्य के दक्षिणी भाग में मिट्टी सामान्यतया मिश्रित लाल और काली या लाल से लेकर के पीली है। राज्य के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वर दोमट तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्र में घने जंगल हैं। प्रदेश के भावर क्षेत्र में जहाँ कंकरीली पथरीली मिट्टी पाई जाती है, वहीं तराई क्षेत्र में समतल नम दलदली व उपजाऊ मिट्टी मिलती है। मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी का निर्माण काप, कीचड़ व बालू से नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में विभिन्न नदियों के निक्षेपों से हुआ है। यह मिट्टी दो प्रकार की होती है, खादर मिट्टी तथा बांगर मिट्टी। खादर मिट्टी नदियों के बाढ़ वाले मैदानों, मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यह मिट्टी हर वर्ष बाढ़ के साथ बदलती रहती है तथा अधिक उर्वर होती है। बांगर मिट्टी उन ऊंचे मैदानी भागों, मुख्यतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जहां बाढ़ के समय नदियों का जल नहीं पहुंच पाता है। यह अपेक्षाकृत कम उर्वर होती है और इसे अतिरिक्त उर्वरकों की ज़रूरत होती है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर में माठ या बंजर मिट्टी पाई जाती है। माठ मिट्टी चिकनी बलुई होती है और उसमें चूना अधिक होता है तथा इसकी जल धारण क्षमता भी अधिक होती है। बंजर मिट्टी चिकनी और बलुई चिकनी दोनों प्रकार की होती है। इसमें चूना अपेक्षाकृत कम होता है। पश्चिमी व दक्षिणी उत्तर प्रदेश, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, इटावा, कानपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ, जौनपुर, प्रयागराज में लवड़ी व क्षारीय मिट्टी। राजस्थान राज्य से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में मरुस्थलीय मृदा तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के तराई भागों में या उसके कुछ हिस्सों में अम्लीय मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी क्षेत्र, मुख्यतः दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी विंध्य शैली के टूटने से बनी है, तो जो विंध्य पर्वतमाला है उसके टूटने से लाल मिट्टी बनी है। इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है। लाल मिट्टी दो प्रकार की होती है, परवा और राकर। दो नाम है इसके, परवा और राकर, दो प्रकार की मिलती है। परवा हल्के लाल रंग की बलुई दोमट मिट्टी होती है, जबकि राकर अपक्षरित मिट्टी होती है। जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर के क्षेत्र में काली मिट्टी भी पाई जाती है। यह मिट्टी भीगने पर फैलती है तथा सूखने पर सिकुड़ती है। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, लखनऊ की मिट्टी ऊसर तथा रेह से प्रभावित है। अलग अलग क्षेत्रों में मृदा की यह प्रचुरता भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन हेतु अनुकूल वातावरण मुहैया कराती है, जिसका फसल उत्पादन में सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रजाति विविधता को स्पष्ट करते हुए बताइए कि वे कौन से कारक हैं जिनके कारण उत्तर प्रदेश में अधिकांशतः मिश्रित नस्लीय समूह पाया जाता है। मानव प्रजाति एक जैविक विचार है। इसका अभिप्राय यह है कि मनुष्यों के विभिन्न समूहों में, जिनमें शारीरिक रचना, सभ्यता एवं संस्कृति के साथ साथ एक ही भाषा तथा प्राणी शास्त्र संबंधी गुणों की एक रूपता रखने वाले मानव समाज को एक प्रजाति विशेष के अंतर्गत रखा जाता है। मानव प्रजाति का अर्थ किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक वर्ग से नहीं, बल्कि प्राकृतिक नस्ल से है। किसी भी प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भविष्य में जारी रहते हैं। प्राचीन काल से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश में
भारत से उत्तर प्रदेश में विभिन्न नस्ली लोगों का आगमन हुआ। तो प्राचीन काल से ही पश्चिमी उत्तर भारत से उत्तर प्रदेश में विभिन्न नस्ली लोगों का आगमन हुआ। वहीं भारतीय समूह एवं हिमालयी तराई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ सम्मिश्रण से एक प्रकार के मिश्रित नस्लीय समूह का विकास हुआ। प्रजातियों का वर्गीकरण मुख्यतः शरीर की बनावट के आधार पर किया जाता है, जिनमें बाह्य एवं आंतरिक लक्षण, जिनके अंतर्गत त्वचा के रंग, बालों की संरचना एवं रंग, शरीर का कद, सिर की बनावट अथवा शिरस्य सूचकांक, कपाल का उन्नतांशीय सूचकांक, नासिका सूचकांक, नेत्र कोटर सूचकांक तथा रक्त वर्ण जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं। तो ये सूचकांक एंथ्रोपोमेट्री के हिसाब से लिए जाते हैं, जिसमें हम शरीर के विभिन्न अंगों की माप और विभिन्न शारीरिक बनावटों की माप को लेते हैं एंथ्रोपोमेट्री के जरिए। तो इन कारकों के आधार पर तो उसका एक लेवल है, एक पैमाना है कि किसका कितना साइज़ होता है। जैसे नाक की हड्डी का कितना साइज़ होता है, फिर आँखों में कौन सा कलर होता है, पिगमेंट कौन से होते हैं, त्वचा में जो हड्डी होती है फेस में तो वो कितने साइज़ कितनी डिस्टेंस पर होती है, चीख की जो हड्डियाँ होती हैं वो कितनी डिस्टेंस पर होती हैं, दांतों का स्वरूप कैसा होता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इस तरीके के सूचकांक बने हुए हैं। इन कारकों के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेषतः मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, शामली आदि जिलों में इंडो आर्यन समूह के जाट, खत्री एवं राजपूत निवास करते हैं, जिससे समन्वयकारी संस्कृति एवं आपसी विवाह संबंधों के कारण इनमें भी कई मिश्रित एवं उपजातियों का विकास हो गया है। अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद एवं जालौन हो गए आदि जिलों में मध्यकाल में आए मुस्लिम आक्रमणकारी एवं व्यापारियों के प्रवास एवं निवास से मिश्रित नस्ली समूह का विकास हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या हिमालयी तलहटी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में इंडो आर्यन, द्रविडियन मिश्रित नस्ली समूह पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की स्थिति एवं उनके क्षेत्रीय विस्तार पर चर्चा कीजिए। भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। राष्ट्रपति के संविधान अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश आदेश 1967 के तहत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित की 5 जनजातियों जैसे भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी एवं थारू को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड के पृथक होने के बाद 2003 के संशोधन आदेश द्वारा 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां गोंड, बुक्सा, थारू, राजी, जौनसारी, खरवार एवं महिगीर हैं। उत्तर प्रदेश में गोंड जनजाति समूह सबसे बड़ा समूह है। उसके बाद खरवार एवं थारू समूह का स्थान आता है। गोंड जनजाति का क्षेत्र विस्तार उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, जौनपुर आदि जिलों में है। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच एवं लखीमपुर के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश से संबंधित है। कौन सा वंश? किरात वंश। तथा कई उपजातियों में विभाजित भी हैं। पारंपरिक थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं, तो लंगोटी जैसी धोती पहनते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। स्त्रियां लहंगा, ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें आभूषण प्रिय है। इनका मुख्य भोजन चावल है। चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा को वे स्वयं बनाते हैं। तो जैसे कई जगह ताड़ी बनाई जाती है, यहाँ पे जाड़ बनाई जाती है। तो चावल से ये शराब बनाते हैं, मदिरा बनाते हैं। ये लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। बजेहर नामक पर्व इसी जनजाति से संबंधित है। इस जनजाति में शिक्षा के विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है तथा थारू विकास परियोजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। उत्तर प्रदेश की जौनसारी जनजाति, जिसका अब उत्तराखंड में अधिकांशतः निवास है,
विकसु पांचोई और दियाई उत्सव मनाती है। घूमसू, झेला, घोड़ों, जंगबाजी आदि नृत्य जौनसारी जनजाति से संबंधित है। बुक्सा या भोक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। इस जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। इसमें सामाजिक स्तरीकरण भी पाया जाता है। इस जनजाति के लोग बोलचाल में हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। बुक्सा जनजाति की पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। क्या कहलाता है? तखत। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 से चलाई जा रही है। महीगीर जनजाति भी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। यह जनजाति इस्लाम धर्म की अनुयायी है। मछली पकड़ना इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर एवं मिर्ज़ापुर जिले में पाई जाती है, किंतु मुख्य रूप से यह जनजाति सोनभद्र जिले में पाई जाती है। खरवार जनजाति की प्रमुख उपजातियाँ खेरी, राउत, मोगती, अरमिया आदि हैं। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू, झारखंड है। खरवार जनजाति के प्रमुख देवता बदउस वनसंती, दुल्हादेव, धमसान, गोरैया हैं। कौन कौन से फिर से देख लेते प्रमुख देवता खरवार जनजाति के? बदउस, वनसंती, दुल्हादेव, धमसान और गोरैया है। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न 23 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास में बड़ी जनसंख्या को एक बाधा के रूप में माना जा रहा है या माना जाता रहा है। क्या आप सहमत हैं? अपना मत प्रस्तुत कीजिए। बड़ी जनसंख्या को उत्तर प्रदेश के विकास में हमेशा से एक बाधा के रूप में देखा जाता रहा है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में चौथा लेकिन जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के तहत 19 करोड़ से आगे या अधिक है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 16.5% है तथा उत्तर प्रदेश की 30% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे रहती है। यह सही है कि उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य रहा है, लेकिन केवल बड़ी जनसंख्या को उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन के रूप में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो आज के दौर में देखें 2021-22 की अगर जनगणना का हम आकलन करें, जो अभी आई नहीं है, तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ से ऊपर है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में एक बड़ा प्रदेश है, जो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के रूप में विभाजित है तथा सभी क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन भी एक समान नहीं है। जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ने से उद्योग धंधे लगे तथा आधारभूत संरचना के विकास के कारण रोजगार के अवसर बढ़े, जिससे इस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। वहीं दूसरी ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश, जो कि तराई क्षेत्र में बसा है, वहाँ हर वर्ष बाढ़ और आधारभूत संरचना की कमी के कारण निजी निवेश और औद्योगिकरण नहीं हुआ, जिसके कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका तथा आज भी यह क्षेत्र इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस से पीड़ित है। लेकिन अब के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। नए नए एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, हाईवे, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एम्स बन रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ देखने को मिल रही हैं और जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियाँ भी ख़त्म होती जा रही हैं। इसी प्रकार पठारी क्षेत्र में जल की कमी तथा आधारभूत ढांचे की कमी के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। तो इसमें भी एक काउंटर हम दे सकते हैं कि अभी कई जल विद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, बांध बन रहे हैं, डैम बन रहे हैं। तो यहाँ पर केन बेतवा नदी को जोड़ने के लिए भी 1400 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। टोटल ये परियोजना 46,000 करोड़ रुपए के आसपास की है, 44,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। तो इस परियोजना के द्वारा भी उत्तर प्रदेश में जो पठारी क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, वहाँ पे जलापूर्ति सुलभ कराई जाएगी। इसी प्रकार पठारी क्षेत्र में जल की कमी तथा आधारभूत ढांचे की कमी के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र का विकास नहीं हो सका। तो इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। उत्तरी उत्तर प्रदेश में भी औद्योगिकीकरण न होने के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सका।
राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी तथा पूरे राज्य के विकास पर एक समान रूप से ध्यान नहीं देने तथा समावेशी आर्थिक नियोजन की नीति नहीं अपनाने के कारण भी उत्तर प्रदेश का विकास बाधित हुआ है। तो बेसिकली अभी तक हम देखें उत्तर प्रदेश का जितना भी विकास हुआ तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण राजनीतिक अस्थिरता रही है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को कम तवज्जो दी और अपनी जेबें सेकने को ज़्यादा तवज्जो दी, उसकी वजह से डेवलपमेंट काम कम हुआ। लेकिन पिछले एक दशक से उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि उत्तर प्रदेश एक पिछड़ा राज्य रह गया है। तो अब उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की ओर अग्रसर है और ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए उत्तर प्रदेश में एक फर्म भी बनाई गई है, यूपीडा और उत्तर प्रदेश इन्वेस्टमेंट फर्म। तो इसके अंतर्गत भी हम उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। यूपीडा के तहत हम उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेस वे हैं और औद्योगिक गलियारे हैं उनको फ़ंड प्रोवाइड कराते हैं। और उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िले जो हैं उन्होंने भी BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अपने म्युनिसिपल बॉन्ड को जारी भी करवाया है। तो इस तरह की नई चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में नोएडा सिटी में फिल्म सिटी बन रही है। वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बन रहा है ग्रेटर नोएडा के आसपास जेवर में। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे सैमसंग का बहुत बड़ा प्लांट भी लग रहा है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन कृषि राज्य में पिछड़ी अवस्था में है तथा प्रदेश की 70% से अधिक जनसंख्या गाँव में रहती है। कृषि में सरकारी निवेश के अभाव तथा आधुनिकीकरण न होने के कारण उत्पादन व उत्पादकता काफ़ी कम है। औद्योगिकीकरण न होने के कारण प्रदेश की जनसंख्या रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर है, लेकिन कृषि मानसून पर निर्भर है। इसी प्रकार प्रदेश में साक्षरता की दर में कमी है और उपलब्ध मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाने के लिए दक्ष कुशल और कौशल विकास की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण जनसंख्या का रूपांतरण मानव पूंजी में नहीं हो सका है, जिसके कारण रोजगार व स्वरोजगार अवसरों का सृजन नहीं हो सका है। लेकिन वर्तमान में सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रही है, जिसके लिए कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, कौशल विकास व प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद योजना के माध्यम से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसी की तरीके से 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट भी चलाया जा रहा है प्रोग्राम। कृषि विविधीकरण, जिसमें पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन पर बल दिया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त प्रदेश में कृषि उद्योगों की स्थापना पर बल दिया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है। इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की जनसंख्या को विकास में एक बाधा की बजाय एक अवसर के रूप में देख रही है, जिसकी दक्षता, कुशलता और कौशल विकास के माध्यम से उत्तर प्रदेश न केवल अपनी बल्कि विश्व की भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। धन्यवाद।